सुप्रभात प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, घर पे पढ़ रहे होंगे। मुझे पता है बेटा कि जो आप लोग को समर वेकेशन का जो होमवर्क मिला था, कुछ बच्चे उसको कंप्लीट कर लिए होंगे, लेकिन कुछ बच्चे अभी कंप्लीट नहीं किए होंगे। तो मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से जो समस्या आपको होगी आप उसको क्या करेंगे, पूर्ण करेंगे। या कुछ बच्चे ऐसे होंगे उनको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कहाँ से करे कहाँ से नहीं करे, तो ये वीडियो आप लोग के लिए है। आप लोग इसे देखिएगा, पढ़िएगा और लिखिएगा। लेकिन आप लोग अपना उत्तर लिखने के साथ साथ जितने भी सारे आपके प्रश्न के उत्तर दिए गए हैं आपको इसको लिखना भी है और लिखने के साथ साथ इसको याद भी करना है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं पहला प्रश्न। युग की पुकार यही है कविता है, आपको पता है कि आपके सुगंध बुक से लिया गया है और ये आपका जो पाठ नंबर 2 है उसी की कविता है। इस कविता को आपको करना क्या है, लिखना है और लिखने के बाद इस कविता को याद करना है। क्योंकि जैसे ही आपका समर वेकेशन के हॉलीडे जो कंप्लीट होगा उसके बाद आपका स्कूल ओपन होगा और स्कूल ओपन होने के बाद जैसे क्या होता है कि कुछ दिन जैसे स्कूल ओपन होता है तो सारे बच्चे आ नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा कार्य करते हैं, पहले बच्चे से कविता पूछते हैं कि देखते हैं कि वो बच्चा याद किया है कि नहीं। तो सबसे पहले आप लोग अपने जो किताब की कविता है उसको आप लिखोगे और लिखने के बाद इसको याद करोगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक, अब आपका दूसरा प्रश्न है बेटा कि भाषा किसे कहते हैं, भेद सहित लिखिए और इसको याद कीजिए। देखिए आप जो भी प्रश्न लिखोगे लिखने के बाद उसको याद करना ही करना है। आपको पता है ये व्याकरण है, आप पढ़ते भी हो। और भाषा किसे कहते हैं, भाषा वह साधन है या आप कह सकते हो कि भाषा वह समर्थ साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। कुछ लोग होते हैं कि हम लिखने से समझते हैं और कुछ लोग होते हैं कि बोलने से समझते हैं। तो भाषा ही हमें बताता है कि किसके सामने कैसे हमको अपनी बातों को प्रकट करना है। और भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। उससे आप क्या कहोगे बेटा, भाषा कहोगे। अब यहाँ पे दिया है कि भेद सहित लिखिए। यहाँ पे आपको लिखा नहीं है बट मैं आपको लिख के बताती हूँ कि इसके कितने भेद होते हैं। तो ठीक, भाषा के 2 भेद होते हैं, वो कौन कौन से हैं देखेंगे। ठीक, भाषा के 2 भेद होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। जैसे कि आप जानते हो कि लिखित भाषा उसे कहते हैं जो हम किसी के सामने उसे क्या करते हैं, लिख कर प्रकट करते हैं। और मौखिक भाषा जब हम किसी के सामने इस भाषा को बोलकर प्रकट करते हैं। ऐसा समझ में ना आपको। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो बेटा तीसरा प्रश्न आपका यह है कि भारत के राज्यों में बोली जाने वाली भाषाओं को लिखना है और आपको याद करना है कि आपके भारत जैसे विशाल देश में अनेक राज्य हैं और उनमें कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, अब हम देखते हैं कौन कौन है। तो भारत के राज्यों में बोली जाने वाली भाषाओं को भारत जैसे विशाल देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे आपका पहला राज्य दिया है केरल, तो केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है, मलयालम। उत्तर प्रदेश में हिंदी और गोवा में कोंकणी। बेटा ये इधर हो गया है लेकिन ये गोवा आपका राज्य है और कोंकणी आपका क्या है, भाषा है। फिर दिया है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, मराठी। आपको पता है मैंने आपको पढ़ाया है, पढ़ाते वक्त आप लोग बड़े जोरों शोरों से बता रहे थे इसको। महाराष्ट्र में मराठी बोला जाता है और गुजरात में गुजराती। आया समझ में बेटा। लेकिन आप लोग इसको तो देखिएगा, लेकिन इसको देख के आप लोग बुक में भी देखिएगा, क्योंकि बुक में आपके
अन्य राज्य भी दिए हैं और उनकी भाषाएं दी हैं, लेकिन आपको यही नहीं, आपके बुक में भी जो अन्य राज्य और भाषाएं दिए हैं उसको भी आपको याद करना है। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। जी, अगला प्रश्न है आपका, टिमटिम आया धरती पर। तो आपको एक पेज नकल लिखना है। एक पेज नकल का मतलब कि आपका जो बुक है, किताब है, किताब से पहला लेसन है कि टिमटिम आया धरती पर, आपको एक अच्छे राइटिंग में क्या करना है, नकल लिखना है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका यह है कि लिपि की परिभाषा व भाषा के लिपियों के नाम लिखिए व याद कीजिए। आपको मैं बार बार ये बता रही हूँ बेटा कि जो प्रश्न आप लोग लिखोगे उसका उत्तर आपको याद होना ही होना चाहिए। बस लिखने पे काम नहीं करना है कि बस हमको तो वीडियो मिल गया, चलो हम वीडियो से अपना बस लिख लेते हैं। नहीं, आपको लिखना भी है और लिखने के बाद याद भी करना है। जैसे ही आपका हॉलीडे खत्म होगा, जैसे ही समर वेकेशन खत्म होगा और आपका स्कूल रीओपन होगा, तो ये आपके सारे होमवर्क चेक किए जाएंगे और चेक करने के साथ साथ आपके होमवर्क तो चेक किए जाएंगे, चेक करने के साथ साथ ये मैं सारे आंसर पूछूंगी भी कि आप लोगों ने इस हॉलीडे में करा क्या है। ठीक, तो लिखना भी है और लिखने के साथ साथ इसको याद भी करना है। चलिए हम आते हैं, लिपि की परिभाषा किसे कहते हैं। लिपि की परिभाषा वर्डों या अक्षरों के लिखने की विधि या ढंग को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। अब आपको ये भी दिया है कि लिपियों के क्या करने हैं, नाम लिखने हैं, कौन सी भाषा की कौन सी लिपि होती है। आप देख रहे हो बेटा कि यहाँ पे दिया अंग्रेजी। अंग्रेजी किस लिपि में लिखी जाती है, तो अंग्रेजी आपकी रोमन लिपि में लिखी जाती है, हिंदी आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी आपकी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है और उर्दू आपकी फारसी लिपि में लिखी जाती है। ठीक, आया समझ में आपको याद भी करना है, ये मैं बार बार बता रही हूँ। अब आ गया आपका अगला प्रश्न, हमारा विद्यालय। ठीक, ये काफी आप लोग ये होमवर्क कई बार कर चुके हो, मैंने स्कूल में भी कराया है कि हमारा विद्यालय पर निबंध। आप जिस स्कूल में पढ़ते हो, जिस विद्यालय में पढ़ते हो, इस विद्यालय में आपका तो पहले हमारा विद्यालय का नाम पता होना चाहिए और ये कहाँ पे स्थित है ये भी आपको पता होना चाहिए। आपके स्कूल की व्यवस्था कैसी है उसको भी आप लिख सकते हो। आपकी क्लास में कितने छात्र और छात्रा हैं ये भी लिख सकते हो। आपके स्कूल में कितने शिक्षक और शिक्षिका हैं ये भी लिख सकते हो। और आपको ऐसे ही अपने विद्यालय के बारे में एक निबंध लिखना है जिसे सारे बच्चे लिख के लाएंगे, क्योंकि ये सबका हक बनता है, क्योंकि सब पढ़ने आते हैं और आते कहाँ बेटा, आप लोग विद्यालय में। तो भाई आपको तो ये लिखना बनता है ना। अगर मैं लिख दूं तो मैं अपने तरीके से लिखूंगी, लेकिन आप लिखोगे तो आप अपने तरीके से लिखोगे कि आपको इस स्कूल में कैसा लगता है, कैसी व्यवस्थाएं हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि मेरे स्कूल के जो हमारे स्कूल में जो लोग हैं उनका क्या नाम है या मेरा विद्यालय कहाँ पे है, कहाँ पे स्थित है, ये पूरा आपको जानकारी पता होना चाहिए, जिसे आप क्या करोगे, लिखोगे इस पे। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका यह है कि वर्ड की परिभाषा लिखिए व याद कीजिए। वर्ड की परिभाषा आपको क्या करना है, लिखना है और याद करना है। आपको इरिटेट नहीं होना है कि हर क्वेश्चन में क्यों यही दिया गया है कि लिखिए और याद कीजिए बेटा, क्योंकि जब हम लिखेंगे और लिखने के साथ इसको पढ़ेंगे तो पढ़ने से ये हमारी भाषाएं जो है, ये जो हमारी परिभाषाएं हो क्या होंगी, याद होंगी। और इससे अच्छा मौका आपको कहाँ मिलेगा, आपका छुट्टी भी है, आप लिखोगे, एक बार नहीं समझ आता है कई बार लिखो। अगर आप एक से अधिक बार लिखोगे तो ये जितनी भी सारे शब्द हैं आपके माइंड में धीरे धीरे क्या करेंगे, बैठेंगे और आपको याद आएगा कि हाँ हमने लिखा है, तो हमको याद हो जाएगा। ठीक, अब कह रहे वर्डों की परिभाषा, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और छोटे टुकड़े, यहाँ पे टुकड़े दे दिया है, ये टुकड़े होगा जिसे हम सही कर देते हैं। ठीक, ये टुकड़े होगा। ठीक, टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ड या अक्षर। यहाँ पे आप लोग अक्षर को मच्छर मत समझिएगा, अक्षर कहलाती है। ठीक, वीडियो बंद कीजिएगा, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए मैंने बोला। चलिए अब देखते हैं कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते
वर्ड या अक्षर कहलाती है। क्योंकि मान लीजिए कि ये अ लिखा है, अ को क्या, ये अ के हम और छोटे टुकड़े कर सकते हैं, ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, इसका कोई मीनिंग आएगा बताइए? नहीं ना। तो ये ऐसी ध्वनि है कि जिसके और छोटे टुकड़े हम नहीं कर सकते, जिसे हम वर्ड कहते हैं। वर्ड भी कह सकते हो आप, अक्षर भी कह सकते हो। ओके, अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। हाँ, तो आपका अगला प्रश्न ये है मेरे प्यारे बच्चों कि स्वर की परिभाषा व स्वरों की संख्या लिखना है और याद भी करना है। ठीक, तो लिखा है कि जिस ध्वनि का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, स्वतंत्र मतलब कि आजादी, इसको बोलने में किसी की भी सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ठीक, जिस ध्वनि का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। स्वरों की संख्या कितनी होती है बच्चे? 11 होती है। हाँ, तो यहाँ पे आप लोग देखें, ठीक, यहाँ पे आपका लिखा है ध्वनि। ध्वनि थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको हम सुधारते हैं। देखिए, ऐसे ध्वनि लिखा जाता है, ध्वनि। ठीक, तो जिस ध्वनि का उच्चारण स्वतंत्र मतलब होता है आजाद, जिसमें किसी भी प्रकार का बाउंडेशन ना हो। ठीक, आजाद रूप से होता है उसे हम स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। आपको याद होना चाहिए। और वो कौन कौन सी होती है? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। पता चला आप लोगों को कि स्वरों के, ये तो हो गया स्वरों की परिभाषा और ये हो गया उसकी संख्याएं। ठीक, आई होप कि आप लोग समझ लिए होंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो स्वरों के कितने प्रकार होते हैं याद कीजिए। ठीक, तो स्वरों के 2 प्रकार होते हैं, आपको पता है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अब लिखना है इसमें आपको कि ह्रस्व स्वर की परिभाषा लिखिए। अभी तो आपने प्रश्न 10 देखा, प्रश्न 10 देखा, किसमें सिर्फ दिया है कि स्वरों के कितने प्रकार होते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि स्वरों के 2 प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। वैसे तो होता है प्लुप्त स्वर भी, लेकिन आपके ये किताब में नहीं है तो हम उतना डीपली जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन आपके जो 2 भेद है उसको आपको याद करना होगा और लिखना होगा। चलिए, तो हम देखते हैं कि जो ये दिया है अगला प्रश्न कि ह्रस्व स्वर की परिभाषा लिखिए। ह्रस्व स्वर कहते किसको हैं? तो ह्रस्व स्वर की परिभाषा दिया है प्यारे बच्चों कि जिन स्वरों के बोलने में अन्य स्वरों की अपेक्षा कम समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। यानी जिन स्वरों को बोलने में कम से कम समय लगे, हमारे मुख से अगर हम वो वर्ड बोले और कम से कम समय लगे, वो आपका कहलाएगा ह्रस्व स्वर। ठीक, अब इसमें दिया है कि जिन स्वरों को बोलने में अन्य स्वरों की अपेक्षा कम समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या होती है 4। कौन कौन होती है? 4। अ, ई, उ, री। ठीक, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। जी, आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि स्पर्श, अंतस और ऊष्म। क्या दिया है? स्पर्श, अंतस और ऊष्म। आप देख सकते हो, ये आपका स्पर्श है, सॉरी ये स्पर्श है, ये अंतस है और ये ऊष्म है। इनकी क्या करनी है? आपको संख्या लिखनी है। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं और ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, ये आप हमको बताएंगे। और इसके बाद ये बताएंगे आपको कि इनकी संख्याएं कौन कौन सी होती हैं।
पहले तो दिया आपका अस्पर्श व्यंजन। अस्पर्श व्यंजन कहते किसको हैं बच्चे? अस्पर्श व्यंजन उसे कहते हैं जो हमारे मुख के किसी न किसी भाग को क्या करे, स्पर्श करे, टच करे, वो हमारा कहलाएगा स्पर्श व्यंजन। और आपको पता होना चाहिए कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। कितनी होती है? 25। अगर आप इसको काउंट करोगे तो ये 25 होगी। और क से म तक के जितने भी वर्ड आते हैं ये हमारे मुख के किसी न किसी भाग को क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। ठीक, अब आपका आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या होती है 4। य, र, ल, व कहा जाता है। ये अंतस्थ व्यंजन ऐसे होते हैं कि जो इनको बोलने में हमारे मुंह से अचानक से आवाज निकलती है, तब ये वर्ड बोले जाते हैं य, र, ल, व। ठीक, अब आपका आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन उसे कहते हैं, इस व्यंजन को बोलने के लिए हमारे मुख से गर्म हवा निकलती है। जैसे कि कुछ वर्ड होते हैं, टकराते हैं और टकराने की वजह से गर्म वायु निकलती है, इसीलिए इस व्यंजन को कहा जाता है स, स, ह। जिसे आप तालब भी सब बोलते हो, सटकोड़ बोलते हो, सपेरा बोलते हो और ह बोलते हो। ठीक, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न ये है कि चींटी पर निबंध लिखिए। आप लोगों ने चींटी देखा होगा ना? चींटी का वजन कितना होता है? बहुत थोड़ा सा होता है, लेकिन वो कोई भी कार्य करती है बड़े मेहनत से करती है और अपने वजन से कहीं ज्यादा वजन का काम करती है। जितना उसका वजन नहीं है, जितने की वो नहीं है, उससे ज्यादा अपने वजन से ज्यादा वो लोड लेके चलती है। तो उस चींटी से ये सीखना है, चींटी क्या कर सकती है, चींटी से हमें क्या सीख होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैंने आपको क्लास में एक चींटी के बारे में एक निबंध भी बताया था। एक चींटी होती है, वो बार बार कैसे दीवार पे चढ़ती है, फिर गिर जाती है, फिर वो धीरे धीरे ट्राई करके क्या करती है, चढ़ जाती है। आपको ये मैंने बताया था। तो आपको इसके बारे में क्या करना है, निबंध लिखना है। मैं चाहती तो मैं लिख सकती थी, लेकिन मैं ये देखना चाहती हूँ कि जैसे आप लोग बोलते हो ना, मिस आप कहानी सुनाओ, मैं आपको बहुत ऐसे रिलेटेड कहानियां, बुक से रिलेटेड, किताब से रिलेटेड, इस दुनिया से रिलेटेड बहुत सारी कहानियां बताती हूँ। तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि क्या मैंने आपको जो चींटी के बारे में जो बताया था, आप कितना समझे और उसको समझ के आप कितना लिख लेते हो। तो ये काम आपका है और आप लिख के लाओगे। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चे कि संयुक्त व्यंजनों से बनने वाले शब्द लिखिए, वो याद कीजिए। आपको पता है कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो दो वर्णों के मेल से बनते हैं। जैसे एक होता है आपका क, छ, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक, अब देखिए, छ से बना है क्षमा, क्षेत्र, त्र से बना है त्रिशूल, त्रिभुवन, ज्ञ से बना है ज्ञान और ज्ञाता और श्र से बना है श्रम और श्रमिक। आप लोग चाहें तो इससे और भी उदाहरण बना सकते हैं, लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें जैसे ही स्कूल ओपन होगा मैं आपसे पूछूंगी। हर जितना भी इसमें आप लोग को लिखना है, पढ़ना है, सब पढ़ के आइएगा, क्योंकि कहीं कहीं से मैं क्वेश्चन उठाऊंगी और पूछूंगी कि आपने क्या पढ़ा और क्या याद किया और क्या लिखा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि त्र से कैसे वर्ड्स बनेंगे, त्र कितने वर्डों से मिलकर बना है, मैंने आपको बताया है। तो आप लोग इस पे मेन फोकस दीजिएगा और पढ़ के आइएगा, याद भी करिएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अब आपका आ गया प्रिय पुस्तक। सभी की एक पुस्तक होती है जो बहुत ही प्रिय होती है। किसी को हिंदी पसंद होता है, तो किसी को मैथ पसंद होता है, तो किसी को एसएसटी पसंद होती है, तो किसी को साइंस होता है। वैसे आपको भी कोई ना कोई पुस्तक बहुत पसंद आती होगी, उसको पढ़ना भी अच्छा लगता होगा। आप चाहते होगे कि कब वो पीरियड आए जिसमें मैं पढ़ूं। ठीक, तो अब देखिए, आपकी प्रिय पुस्तक पे आपको क्या करना है, 100 शब्द लिखने हैं। आपको इसको लिख के भी लाना चाहिए, ताकि मैं भी तो देखूं कि आप स्टूडेंट को कौन सी बुक पसंद है। ठीक, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। जी, आपका अगला प्रश्न ये है मेरे प्यारे बच्चों कि एक पेज हिंदी में सुलेख लिखना है। क्या लिखना है? सुलेख। सुलेख का मतलब समझते हैं आप लोग?
सुलेख, सुलेख का मतलब होता है सुंदर लेख, ठीक, जिससे आप सुंदर लिख सको। क्या लिख, अरे ये थोड़ा सा बार बार आ जा रहा है बच्चे, इससे आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। आपको क्या करना है, हिंदी में सुंदर लेख लिखना है। सुंदर लेख का मतलब ये होता है कि जो भी आप वर्ड लिखोगे, जो भी आप शब्द लिखोगे, उसको सुंदर सुंदर लिखोगे। हाँ, लेकिन मात्राओं का उसमें ध्यान होना चाहिए। ये नहीं कि आप बस लिख दिए, जैसे तैसे लिख दिए, वैसे नहीं। आपको सुंदर राइटिंग में लिखना है और सुंदर से लिखना है, और आपको मात्राओं का ध्यान देकर लिखना है कि कौन से शब्द में कौन सी मात्रा लगेगी। सार्थक शब्द लिखने हैं, ना ही कि निरर्थक शब्द से आप भर दोगे। ठीक, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न ये है बच्चे कि व्याकरण की परिभाषा लिखिए वो याद कीजिए। आपको ये इरिटेट नहीं होना है कि हर प्रश्न में यही क्यों दिया गया है, लिखिए याद कीजिए। मैं बार बार बोल रही हूँ कि बेटा जो प्रश्न आप लिखोगे उस प्रश्न को आपको याद भी करना है, क्योंकि ये आपके सिलेबस से, आउट ऑफ सिलेबस तो है नहीं कि चलो नहीं भी याद करेंगे, नकल लिख दिए काम चल गया, नहीं। ये आपके सब किताब से प्रश्न है जिसको आपको याद भी होना चाहिए। आपको पता है कि पेपर में सारे प्रश्न आते हैं, तो इसकी तैयारी क्यों ना हम पहले से ही किए रहें, क्योंकि आपके टेस्ट भी आने वाले होंगे और टेस्ट में ऐसे ही सब क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप लोग को पहले से ही तैयार रहेंगे और आप लोग को सिर्फ एक बार रिवीजन करना होगा, और रिवीजन करने के बाद आप लोग काफी अच्छे तरीके से लिख सकते हो। ऐसा मैं आशा कर रही हूं आपसे, करिएगा जरूर। ठीक, अब यह है कि व्याकरण की परिभाषा लिखना है आपको और क्या करना है, याद करना है। व्याकरण वह तो हम कहा थे बच्चे, व्याकरण की परिभाषा लिखिए वो याद कीजिए। आपको पता है कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने व बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। व्याकरण से ही हम यह पता करते हैं कि कौन संज्ञा होता है, क्या सर्वनाम होता है, क्या लिंग होता है, क्या वचन होता है, क्या पर्यायवाची होते हैं, क्या मुहावरे होते हैं। इसी से हमें पता चलता है कि किसको किस कैटेगरी में रख के हमको पढ़ना है, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग कैसे बनाना है, एक वचन से बहुवचन कैसे बनाना है। इस व्याकरण के माध्यम से ही तो हमें पता चलता है। ठीक, तो व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध मतलब होता है सही शुद्ध रूप को लिखने वो बोलने के नियमों का क्या कराता है, ज्ञान प्राप्त कराता है। उसे हम क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, व्याकरण। आपको पता है कि मैंने इसको आपको याद करा रखा है, तो आप इसमें गलतियां नहीं करेंगे। लेकिन जो बच्चा अगर भूल गया होगा तो इसको याद कर लेगा, और ये याद होना ही चाहिए, क्योंकि आपकी किताब का ही नाम व्याकरण है, और व्याकरण की हम परिभाषा ना जाने तो फिर व्याकरण पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो आप सभी बच्चे को ये व्याकरण की परिभाषा आनी ही आनी चाहिए। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बेटा आपका प्रिय मित्र। प्रिय मित्र प्रिय मित्र है, मैं इसको नीचे इसका निबंध लिख के बताई हूँ, ऐसे में बता दे रही हूँ। अभी नीचे दिखाऊंगी आपको कि मैंने उस पे कुछ लाइन बताया है कि प्रिय मित्र पे कैसे निबंध लिखा जाता है। तो आपको पता है बेटा कि आपके बहुत सारे क्लास में हो, मुझे भी पता है कि कौन किसका प्यारा मित्र है, और आप अपने उस प्यारे मित्र के बारे में क्या लिखोगे, निबंध लिखोगे कि आपका दोस्त कैसा है, वो आपको उसमें कौन सी चीजें अच्छी लगती हैं, वो आपको क्या बताता है, या वो आपके प्रति कितना ईमानदार है, आपको कैसे रखना चाहता है, या आप उसके साथ कैसे रहते हो, वो आपके जैसे कि आपके साथ कैसा व्यवहार करता है, आप उसके साथ कैसे रहते हो, क्या आपकी छोटी छोटी बातों में हेल्प करता है, नहीं करता है, आप उसकी अच्छी आदतों को ग्रहण करते हो कि उसकी बुरी आदतों को ग्रहण करते हैं। ये सारी चीजें अपने प्रिय मित्र में लिख सकते हैं कि वो आपको किस कारण वो आपको पसंद है। ठीक, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, और हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यस, हाँ तो बच्चों ये है कर्मवीर कौन होते हैं। ठीक, कर्मवीर कौन होते हैं, तो आपको ये लिखना है कि कर्मवीर कौन होते हैं। एक पेज नकल लिखिए आपका। ठीक है, ये हट जा रहा है बेटा, थोड़ा सा हो रहा है, कोई नहीं, उसको ध्यान मत दीजिएगा, फोकस हमको इस पे करना है। ठीक, कह रहे कर्मवीर कौन होते हैं। आप ये ढूंढोगे कि मेरे बुक में कहाँ है, तो ये बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन है लेसन,
आप में जो युग की पुकार यही है, उस लेसन में कर्मवीर के बारे में ही दिया गया है। और मैंने आपको बताया है कि कर्मवीर लोग कैसे बनते हैं, उनके किस गुण के कारण उनको कर्मवीर कहा गया है, अगर वो कैसे मेहनत किए, वो क्या ऐसा किए कि उनको हम कर्मवीर के नाम से जाने। तो आपको उस पर एक पेज नकल लिखना है कि कैसे लोग कैसे कार्य करते हैं कि वो कर्मवीर बन जाते हैं। ठीक, तो ये मैं नहीं लिखूंगी, सब लोग आप लोग अपने अपने दिमाग से लिखिएगा कि कर्मवीर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। ठीक, आया समझ में, लिखिएगा जरूर। अब आपका दूसरा प्रश्न ये आता है बेटा कि जी, अब आपका अगला प्रश्न आता है मेरे प्यारे बच्चों, अनुस्वार और अनुनासिक की परिभाषा लिखिए और याद कीजिए। अनुस्वार क्या है, अनुनासिक क्या है। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे अनुस्वार। ठीक, ठीक है, यह है अनुस्वार। अनुस्वार की परिभाषा, जब किसी वर्ण का उच्चारण, ठीक, जब हम जो बोलते हैं उच्चारण करते हैं, उच्चारण करते समय हवा केवल, ध्यान रहे बेटा, दोनों में ध्यान रहे कि इसमें क्या पूछ रहा है और इसमें क्या पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है अनुस्वार में कि इसका उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से ही निकलेगी, ना ही कि मुख से निकलेगी। ये जब आप शब्द बोलोगे तो इस शब्द बोलने के लिए जो हवा होती है वो सिर्फ नाक से निकलेगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को हम अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। इसमें आपका उदाहरण नहीं दिया है, मैं जैसे आपको बताती हूं कि कैसे आप समझोगे कि अनुस्वार है। जैसे ठीक, जैसे में हो गया आपका कंचन, कंघा, गंगा, जंग। अब देखिए इस शब्द को आप बोलिए, जो हवा होगी कंचन, कंघा, गंगा, जंगा, ये नाक से आवाज, नाक से क्या होती है हवा, ये हवा जो होती है केवल नाक से निकलती है। और ये जैसे कंचन, कंघा, गंगा, जंग ऐसे बोलेंगे, इसी को हम क्या बोलेंगे, अनुस्वार। अब आप देखिएगा कि अनुनासिक में क्या अंतर होता है, अनुस्वार और अनुनासिक में। अनुस्वार में आपने देखा कि केवल हवा नाक से निकल रही है। अब आप अनुनासिक में देखोगे तो वे ध्वनि जो, सॉरी बेटा, जो हो गया है, जी हो गया, ये जो होगा, वो वे ध्वनि जो नाक और मुख, अब वहां पे आपका नाक दिया था, मुख नहीं दिया था, तो नाक और मुख की सहायता से बोली जाती है, उसे हम अनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुनासिक। जैसे कि दिया है, ये हो जाएगा चांद, थोड़ी सी मिस्टेकिंग हो गई है मेरे प्यारे बच्चों, अब ये हो जाएगा कांच। आप ये बोलोगे, जब ये शब्द बोलोगे ना, चांद, पांच, कांच, तो ये नाक से भी आवाज निकलेगी और मुंह से भी निकलेगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, अनुनासिक बोलते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और किसे कहते हैं, अनुनासिक किसे कहते हैं। इसको बोलने के लिए शब्द जो होता है वो नाक से हवा कौन से निकलती है, अनुस्वार में निकलती है, और जो नाक और मुख से निकलती है वो हमारा अनुनासिक होता है। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट।